हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ इस सेशन में, जिसमें कि हम लोग टॉप 20 की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी तक हम लोग अराउंड 120 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस, या यू कहें कोर फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, और अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। आज भी फिर 20 सवाल मेरे पास हैं। आप लोगों से गुजारिश रहेगी, एक बार यार प्लीज़ वीडियो को ये शेयर कर सकते हो। प्लीज़ यार शेयर करना स्टार्ट करेगा। ओके, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करिए, देन फिर हम लोग सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, एसबीआई क्लर्क मेंस, इन सभी को टारगेट करते हुए यहाँ पर ये टॉप 20 फाइनेंशियल अवेयरनेस की मैंने सीरीज स्टार्ट करी है। एक बार दोस्तों फटाफट से सेशन को शेयर करिए, देन फिर हम लोग बढ़ते हैं और डिटेल में चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बार फटाफट फटाफट शेयर करना स्टार्ट करिएगा। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूँ, तुम लोग भी शेयर कर दो, फिर हम लोग सीरीज स्टार्ट करें। हेलो 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 हेलो। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज डबल वैलिडिटी फिर दोबारा बैक है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है और जिनको भी बैंक महापैक लेना है, आज ले सकते हैं। आज से डबल वैलिडिटी फिर शुरू हो गया बेटा। और डबल वैलिडिटी में आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन पर जो भी वैलिडिटी रहती है वो डबल हो जाती है। डबल यानी कि 6 मंथ है तो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। 12 मंथ है तो यहाँ पर आपका 24 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर कुछ भी किसी भी बैच में बैंक महापैक में एनरोल कराना है, तो या तो आप Adda247 एप्लीकेशन पे जाएंगे या फिर Adda247.com पे जाएंगे। ओके, आप दोनों में से कहीं भी विजिट करेंगे। आप लोग एप्लीकेशन से, मेरा सजेशन है एप्लीकेशन से लेना, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा Y168 पर 78%। ओके, ये बैंक महापैक है, इसमें सब कुछ मिलता है। अब बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, which bank is not covered under which bank is not covered under the under which bank is not covered by deposit insurance scheme of DICGC? बताइए। ठीक है, which bank is not covered by deposit insurance scheme of DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक कॉरपोरेशन है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है। मैक्सिमम 5 लाख रुपीज का ये क्लेम देती है, इंश्योरेंस देती है। और पर 100 रुपीज 12 पैसे जो है एज अ प्रीमियम पे करना पड़ता है DICGC को। ओके, क्लियर है। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि निम्न में से कौन से बैंक कवर नहीं है, विच बैंक इज नॉट कवर्ड। ठीक है मेरे भाई। सर बहुत दुख होता है जब कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करते हैं, क्योंकि मैं भी प्राइवेट में काम कर चुका हूं। अरे यार दोस्त, एक बात समझे करो, ये बेवकूफ़ी है, ये बहुत बेवकूफ़ी है। अगर कंपनी ने आपको अगर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इफ दे हैव गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी, या आप यहाँ पर काम करें, तो आपको हंसते हंसते खुश होकर काम करना चाहिए। ओके, रादर देन कि कुछ बोलने के। और लोगों को क्या है, लोग सिर्फ वो चाहते हैं जो उनके मतलब का है। जब उनके मतलब का नहीं होता तो वो माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं। जब मतलब का नहीं होता तो वो अपनों को दूर अपने से कर देते हैं। तो आज का वक्त तो ऐसा है, तो ऐसे में ना किसी की बातों को दिल से ना लगाया करो और किसी को लेके लोड ना लिया करो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप पे। आप अपना बेहतर करिए, बाकी जो जो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, जो आपसे जुड़ना चाहेंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके ऑल कॉमर्शियल बैंक कवर हैं, जिसमें कि आपकी फॉरेन बैंक की जो ब्रांचेस भारत में फंक्शन कर रही हैं वो भी कवर है। ओके, इसके अलावा लोकल एरिया बैंक कवर हैं, आरआरबीज भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जितने भी बैंक हैं सारे कवर हैं जो कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। ओके, बट सिडबी कवर नहीं है। सिडबी इज नॉट कवर्ड अंडर दी DICGC। मैं फिर कहूंगा, आपको अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है तो बेटा मेरा वॉरियर बैच आपको लेना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर यू, आइदर 7.0 और 8.0। 8.0 रनिंग में चल रहा है, ट्यूसडे थर्सडे इसकी क्लासेस होती हैं, सैटरडे आज हुई थी इसमें 3 PM to 5 PM। बाकी वॉरियर 7 कंप्लीट हो चुका है आपका बैच। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, निम्न में से किस एक्ट में जो प्रोमिसरी नोट है उसकी डेफिनेशन गिवन है। बेटा बताइए, फटाफट से बताइए किस एक्ट में। देखो ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, 1949। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा है, 1881।
ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम लोग फैमा बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कौन सा है? 1999। और बेटा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। ओके, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। आई होप यार दोस्त क्लियर होगा ये आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। ओके, ये क्लियर है। और इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, बाकी सारे आपके क्लियर। तो ये जो डिफाइन है ना, इट इज इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। बस मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के किस सेक्शन में डिफाइन है? किस सेक्शन में डिफाइन है? हरी अब गाइस फटाफट से बताइए। चलिए दोस्तों, आंसर बताइए किस सेक्शन में डिफाइन है। छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, अगर इसका आंसर दे दोगे तो मजा आ जाएगा भाई। अगर इसका आंसर दे दोगे तो मजा आ जाएगा यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया। सेक्शन 4, 5, 6, 4, 5 एंड 6। ओके, एक ही लाइन से 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6। ओके, नेक्स्ट। डीमेट अकाउंट आर जनरली हेल्ड बाय पीपल, वो लोग जो कि सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, लाइक शेयर्स। ओके, जो कि शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, उनको शेयर्स के लिए खरीद फरोख्त के लिए एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। दिस इज डीमेटलाइज्ड अकाउंट। इन शॉर्ट वी कॉल इट इज डीमेट अकाउंट। ओके, डीमेटलाइज अकाउंट, डीमेटलाइज अकाउंट या डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट किसके लिए? जिनको शेयर्स में डीलिंग करनी होती है उनके लिए, जिनको शेयर्स में डीलिंग करनी होती है उनके लिए ये अकाउंट है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया अगला, 3 पिलर्स ऑफ बेसिल टू नॉर्म्स। बेसिल टू नॉर्म्स में आपके 3 पिलर हैं। ओके, एक है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको आप लोग मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के तौर पर भी देखते हैं, या इसको हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो भी बोलते हैं। दूसरा आता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, एसआरपी। और तीसरा था मार्केट डिसिप्लिन। ओके, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट पिलर हो गया। सेकंड पिलर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड थर्ड पिलर इज मार्केट डिसिप्लिन। ओके, मार्केट डिसिप्लिन ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी इज नोन एज। इस तरीके का एग्रीमेंट भारत का श्रीलंका के साथ हुआ था, जापान के साथ भी हो चुका है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ओके, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ये सब कैपिटल मार्केट में जो डेरिवेटिव होता है उसका पार्ट होता है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा कॉल ऑप्शन में आ जाता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, करेंसी स्वैप, ये सब किसका पार्ट है? कैपिटल मार्केट का पार्ट है। और जो कैश फ्लो होता है डिफरेंट करेंसी के साथ, उसके एक्सचेंज को बोलते हैं करेंसी स्वैप। ओके, करेंसी स्वैप। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीएडी? हम लोग दोस्त अपने जिन्होंने वॉरियर बैच लिया, याद है फॉरेन ट्रेड में हम लोग एक अकाउंट पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा बीओपी का होता है बेटा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये जो सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इसमें घाटा चलता है, इस बार तो भाई सरप्लस रहा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमएल? एएमएल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमएल? एएमएल का फुल फॉर्म क्या है? एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, मैंने आप लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाया था, मनी लॉन्ड्रिंग में बताया था कि 3 लेयर होती हैं। ठीक है, तीनों लेयर आपके क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा एएमएल की फुल फॉर्म याद रखना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। RBI has issued the KYC guidelines under which of the following section of Banking Regulation Act 1949? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस सेक्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो केवाईसी गाइडलाइंस को जारी करता है? केवाईसी गाइडलाइंस। सर ये फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें फ्री में नहीं मिल सकता यार, एक नॉमिनल तुम लोगों को करंट अफेयर में इतना ढंग से पढ़ाता हूँ फ्री में। ठीक है, उसमें सब चीज़ें कवर करता हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ही तो मैं बोलता हूँ कि वॉरियर बैच ले लो, और किसी के लिए तो हल्ला नहीं काट रहा मैं। तो तुम लोगों को वॉरियर बैच एक तुम्हारे मेंस के लिए भी हेल्प करेगा यार। ठीक है, तो आंसर बनता है यहाँ पर सेक्शन 35A, सेक्शन 35A। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा,
मैंने केवाईसी में भी आपको बता दिया था कि जो पीरियोडिक अपडेशन होता है वो कब होता है, 2 साल में एक बार, 8 साल में एक बार, 10 साल में एक बार। 10 साल में एक बार लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर 8 साल में एक बार, और हाई रिस्क कस्टमर अगर है तो फिर उसका 2 साल में एक बार होगा। तो 2 8 10 इसको याद रखना। केवाईसी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं आरबीआई के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, इन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन BSBDA, एसबीआई क्लर्क मींस का करंट अफेयर का पेड बैच खत्म हो गया। अभी कहां से निकिता खत्म हो गया, नितिका अभी नहीं। इन BSBDA बेसिक सेविंग, उसमें क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है। इन अ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड व्हाट। मतलब अगर हम लोग बोलें कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में जो क्रेडिट है वो एक साल में कितने से ज्यादा नहीं हो सकता। कल हम लोगों ने पढ़ा था विड्रॉल कितने से ज्यादा नहीं हो सकता इन अ मंथ, एक महीने में विड्रॉल 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, और वो भी 4 बार में। ओके, और जो BSBDA है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसका पहले नाम नो फ्रिल अकाउंट हुआ करता था, इसमें जो इन अ फाइनेंशियल ईयर एक पूरे साल में जो क्रेडिट है वो कितने से ज्यादा नहीं होगा, तो उस 1 लाख रुपए। ओके, 1 लाख। इन BSBDA बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इन BSBDA बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक समय में जो बैलेंस है वो आपका किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 50,000। मतलब आप अपने अकाउंट में 50,000 एक समय पे रख सकते हैं, 50,000 से ज्यादा बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं हो सकता। ठीक है, और एक साल में जो मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं इट इज 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। ओके, और एक समय में, एक महीने में आप जो विड्रॉल कर सकते हैं 4 विड्रॉल होंगी, और वो भी 10,000 से ज्यादा की नहीं हो सकती हैं। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों एग्जाम का सवाल बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल अंडर सरफाइसी एक्ट 2002। निम्न में से जो ये एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सरफाइसी एक्ट 2002 के तहत निम्न में से क्या एलिजिबल नहीं है, जो कि क्वालिफाई नहीं करता। तो लोन जो कि 1 लाख रुपए तक बकाया है, इनको यहां पर नहीं अलाउड किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी सोल्ड, ये भी अपना, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो अगर अमाउंट ड्यू आपका 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब 80% ऑलरेडी रिकवर है, तो ये भी नहीं। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, तो निम्न में से सारे के सारे ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे पॉइंट सरफाइसी एक्ट 2002 के तहत एलिजिबल नहीं है। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, व्हाट डज AEPS स्टैंड। मैंने आप लोगों को NPCI के प्रोडक्ट सारे करा दिए वॉरियर बैच में, और जिसमें मैंने पढ़ाया था कि उसमें से एक होता है AEPS। AEPS की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई थी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या इसकी फुल फॉर्म बनती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एग्जामिनर बहुत खिलाड़ी है बेटा, वो एब्रीविएशन भी ऐसी देगा जो विच इज रिलेटेड टू करंट। ये तो चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को यहां पर, इसको तो तुम लोगों को लेकर चलना है, बट इसके अलावा इतना समझ लेना कि और भी जितनी भी एब्रीविएशन आ रही है, जितनी भी AML आ रही है, वट, तो उस लोगों उसको तुम्हें क्या करना है कि बस ध्यान रखो, पूरा का पूरा याद करके चलना है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो अपना आंसर पहला फोर्थ बन जाएगा, फोर्थ वन विल बी राइट आंसर, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, व्हेन वाज व्हेन वाज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। किस वर्ष में SPMCIL, देवास और नासिक जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इसी के अंतर्गत आती हैं, SPMCIL के अंतर्गत। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये 4 टकसाल हैं जो कि मिंट हैं, ये भी आपको इसी के अंतर्गत आती हैं। तो SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस SPIMCIL की बात करते हैं। तो दोस्त इसको कब फॉर्म किया गया था, इसको कब फॉर्म किया गया था, किस वर्ष में इसको फॉर्म किया गया था, बताइए। तबीयत कैसी है? आई एम फाइन यार, एकदम भला चंगा मस्त। ठीक है, तो आंसर बनता है 2006 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में। ओके, नेक्स्ट, इट इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, ये भारतीय सरकार का एक उपक्रम है, इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा कि जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, ये RBI एक्ट 1934 के किस सेक्शन में डिफाइन है? बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वाला, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। लास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन यही था, इसी का सेक्शन पूछा गया था कि ये किस सेक्शन में डिफाइन है, फटाफट से बताइए।
फटाफट से बताइए। भाई एसएलआर तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के देखो, जो एसएलआर है ना, एसएलआर वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 24 में डिफाइन है। 24 में डिफाइन है। उसका उल्टा कर दो 42। 42 में ये डिफाइन है, लेकिन 42 के किस सेक्शन में डिफाइन है? सबसेक्शन 42 के किस सेक्शन में? बहुत बढ़िया, 42 सबसेक्शन 1। वेल डन दोस्त। देखो यहां पर याद रखना कि ये जो है ना, ये आपका आरबीआई एक्ट में डिफाइन है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में, और जो एसएलआर है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 24 में डिफाइन है। ये दोनों चीजों को याद रख के चलना है आपको, ओके दोनों। नेक्स्ट आगे बेटा, अगला अगला सवाल देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? निम्न में से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो यार ये तीनों तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे अभी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 में ये तीनों डिफाइन है। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये भी आपको याद रख के चलना है। क्लियर भाई? बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रेटजी, देखो मैंने फिर बोला, स्ट्रेटजी तुम ना बनाओ, स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा, तुम सिर्फ फॉलो करो। तुम सिर्फ फॉलो, इतना टाइम है तुम्हारे पास स्ट्रेटजी बनाओगे? मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीए की अलग, ये सारी चीजें क्यों, किस लिए? कोई जरूरत नहीं है। ओके, मूवी देखने जाते हो कि मूवी बनाने जाते हो? सॉरी, मूवी देखने जाते हो, मूवी देख पहले बनाते हो फिर उसे देखते हो? समझ रहे हो मेरा मतलब, जो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा? उसका मतलब यह है यहां पर बहुत सिंपल सा, कि आपको करना क्या है ना, कि आपको सेशन में जुड़ना है, बस उसको फॉलो करते चलो। मैंने आपको बोला फाइनेंशियल अवेयरनेस करना, वॉरियर बैच ब्लाइंडली देखो। अगर आप थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वॉरियर 7.0 देख लो, ये प्री रिकॉर्डेड मिल जाएगा। वॉरियर 8.0 जो है बेटा, ये रनिंग में चल रहा है, ये देख लो। कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते, दांत ना निकालो, ठीक है? मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दिमाग कहां चला गया है। वाई ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, वाई ऑपरेशन मार्केट, वाई ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन आर ऑपरेशन अंडर विच आरबीआई सेल एंड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट, फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो यहां पर जरा देखिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जब फ्लो ऑफ मनी की बात होगी तो इन्फ्लेशन के लिए बात हो रही है। टू एक्सेस लिक्विडिटी, भाई फ्लो ऑफ मनी एक्सेस में होगा तो उसको सक करना पड़ेगा, अगर मेरे दोस्त अगर कम होगा तो इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी को सक करने के लिए फ्रॉम दी मार्केट। तीसरा, टू एडजस्ट दी रुपी लिक्विडिटी कंडीशन इन मार्केट ऑन ड्यूरेबल बेसिस। तो तीनों ही आंसर बनेंगे यहां पर, तो ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे के सारे पर्पज हैं किसके? ओपन मार्केट ऑपरेशन के। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन के, इसको याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीआर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीआर? भाई हिंदी में भी तो बेटा वॉरियर ले लेना, हिंदी 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 करो, इंग्लिश हिंदी सब है यार। या 20 सवाल बढ़िया दे रहा हूं, उसमें भी हिंदी के चक्कर में पड़े हुए हो। अरे यार डिमांडिंग हो तुम लोग हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीआर? एसटीआर की फुल फॉर्म क्या है? सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ओके, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ये आपको याद रखना, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीआर। ओके, एसटीआर। सीडीआर की फुल फॉर्म क्या? सीडीआर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीआर? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीआर? आंसर बनेगा कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? इन्फ्लेशन टॉपिक मैंने पढ़ाया था। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? बतेरे इन्फ्लेशन है, एक थोड़ी है, सारे इन्फ्लेशन मैंने कराए तुम लोगों को। अब इसमें यहां पर यह है कि इन्फ्लेशन का मतलब, स्टैगफ्लेशन का, स्टैगफ्लेशन इज ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। एक सिचुएशन जो कि आपकी स्टैग्नेंट है, बिल्कुल डेड सिचुएशन है। ओके, और उसी दौरान आपको इन्फ्लेशन भी फेस कर, वो नहीं है कंगाली में आटा गीला लाइक, तो वही होता है ना बेटा, वही आपकी सिचुएशन है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन विद रिसेशन। ओके, रिसेशन के साथ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन विद रिसेशन, रिसेशन के साथ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड दी स्टैगफ्लेशन।
इन विच ईयर सेंट्रल बैंक हैड इंट्रोड्यूस नो फ्रिल अकाउंट इन इंडिया। तो नो फ्रिल अकाउंट का कॉन्सेप्ट भारत में कब आया था बताइए? नो फ्रिल अकाउंट का कॉन्सेप्ट भारत में कब आया था? नो फ्रिल अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट। गरीबी में आटा गीला, वही, हाँ, गरीबी में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, वही वाला हिसाब है। फरवरी का महीना आ जाए और बैचलर लाइफ हो, और बैचलर लाइफ के साथ साथ बेटा लाइफ में कोई आमदनी का स्रोत ना हो, और ऐसे में कोई कह दे कि चलें क्या घूमने के लिए, तो फिर बेटा उस टाइम क्या होगा? कंगाली में आटा गीला। होगा नहीं होगा भाई? अब साम दाम दंड भेद लगाओ, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करनी पड़ेगी पैसे वैसे की। तो ऐसे में मेरे भाई क्या होगा? कर्ज और ऊपर से, कंगाली में आटा गीला। समझ जाओगे, ये एग्जांपल तुम्हारे जल्दी हिट करते हैं, रादर देन कि अगर मैं कोई अगर टेक्निकल एग्जांपल दूंगा, कोई अगर दूंगा इकोनॉमिक रिलेटेड, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को, ओ माय गॉड सर, ना टफ कैसे समझ में आएगा? अभी कहीं तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके दे दो, अरे सर क्या बात है, मजा आ गया सर, मौज कर दिए। अब जनधन अकाउंट है ना, हाँ बेटा देखो 2005 में आया था, 2005 में आया था नो फ्रिल अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट। और इसी को आगे चल के 2012 में चेंज कर दिया गया BSBDA अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ओके। और वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 3 फरवरी के बाद 14 फरवरी आ जाए, हाँ ये बढ़िया है। 3 फरवरी बर्थडे और उसका, बहुत बढ़िया। इसके बाद 2012 के बाद जब 2014 में, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री JDY, तो उसमें जो अकाउंट ओपन किया जाता है, जो अकाउंट इसमें ओपन होता है, इसी को बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ओके, BSBDA। 2005, 2012 एंड 2014, ये तीनों कड़ियों को आप लोगों को याद रख के चलना है। बस खुश हो जाते हो, ऐसे ही खुश रहा करो, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप क्लियर रहा होगा। 20 सवाल हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। देखो ये कड़ी चल रही है, 144 सवाल, 40 सवालों पे आ गए, आपके समझ में आ गया क्योंकि यहाँ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, और इसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेड हैं यार, आएंगे यहाँ से एज इट इज उठ के आ जाएंगे। तो स्किप ना करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो एक ही टॉपिक से बतेरे क्वेश्चन पढ़ कर सकते हो, अगर थोड़ा घुमा के भी दे देगा, अगर वन लाइनर देगा तो फिर ये हिट कर ही रहा है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। बाकी तुम लोगों को मैं बता चुका हूं, मेरा वॉरियर बैच है, जाओ इनरोल कराओ, ताबड़तोड़ बैटिंग करो, उस बैच को कंप्लीट करो। वॉरियर 7.0 भी है, वॉरियर 8.0 भी है। 7.0 से पढ़ना है 7.0 से पढ़ो, 8.0 अभी रनिंग में चल रहा है, इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 15 क्लासेस हुई हैं आज की मिला के इसमें, तो अभी और मतलब सितंबर पूरा ले जाएगा, ये सितंबर एंड तक ही कंप्लीट होगा। तो आप लोग वॉरियर 7 ले सकते हो। बाकी अगर बैंक महापैक है तो उसमें वॉरियर 7 क्या, वॉरियर 8, वॉरियर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन फ्यूचर जितने भी हैं सारे, इवन मेरे क्या, सभी फैकल्टी के सारे फाउंडेशन कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, सब कुछ मिलेगा। जाकर बैंक महापैक ले लो, अफोर्ड नहीं कर पाओ तो 6+6 वाला लेना, जो कि 2860 का पड़ेगा, 12 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सारे बैच मिलेंगे एज इट इज, सारे के सारे, ठीक है। सर टोटल कितने एमसीक्यूज तो चलते रहेंगे, ये सीरीज मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, मतलब सुबह 7 बजे यूट्यूब पे और 12 बजे डेली आप मेरे साथ जुड़िए। आज का सेशन थोड़ा लेट हुआ है, बाकी डेली 7 बजे 12 बजे जुड़िए, उसमें मैं कंप्लीट कराता हूँ, ओके। हैप्पी रक्षाबंधन सर, अरे भैया हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर। यार हिंदी में क्वेश्चन यार कैसे बनाऊं? 20 क्वेश्चन इंग्लिश में बनाने में टाइम लगता है, हिंदी में नहीं हो पाएगा। तभी कह रहा हूँ वॉरियर में कंटेंट पढ़ ले यार, वहाँ हिंदी में भी है, फिर तू आराम से क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा। आप हो तो जीके, वरना हम खुद से कर नहीं पाते, थैंक यू फॉर ग्रेट एफर्ट। तुम देखो रक्षाबंधन बनाओ, कोई भी बंधन बनाओ, आराम से बनाओ, मैं मेहनत कर लूंगा तुम्हारे लिए, टेंशन ना लो, ठीक है, तुम फॉलो करते रहो बस। डज वॉरियर 8.0 कवर्स करंट अफेयर्स ऑल्सो? ना ना ना, सिर्फ ओनली फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस बेटा, करंट अफेयर्स के बैच अलग है, करंट अफेयर्स के बैच अलग है। वॉरियर सिर्फ फाइनेंशियल कोर फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट करेगा, ये आपका करंट अफेयर्स के लिए बैच है ना, SBI के लिए अलग है, RRB के लिए अलग है। प्रेम शर्मा जी देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है दोस्त? ठीक है शर्मा जी, देख लेंगे उसे भी, देख लेंगे, देख लेंगे। चलो, राधे राधे दोस्तों, आई होप सारी चीजें क्लियर रही होंगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।